दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और कई दिनों से आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कई सब्सक्राइबर्स के, कि सर आप कोई ऐसी स्टोरी लाइए जहाँ पर कुछ एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिले। तो दोस्तों, आज आपकी ही डिमांड पर मैं इस तरह की जो स्टोरी है वो लेके आया हूँ, क्योंकि इस स्टोरी में आपको कुछ एडवांस लेवल के नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ओल्ड मैन एंड हिज ब्लाइंड सन्स। क्या मतलब हुआ? द ओल्ड मैन मतलब कि बूढ़ा आदमी, एंड हिज ब्लाइंड सन्स, और हिज का मतलब होता है उसके, और ब्लाइंड का मतलब होता है अंधे, और उसके अंधे बेटे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द ओल्ड मैन एंड हिज ब्लाइंड सन्स मतलब कि बूढ़ा आदमी और उसके अंधे बेटे। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम एन ओल्ड मैन वेंट टू किंग कश्यप। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो कहानियाँ होती हैं वो पास्ट में ही होती हैं, क्योंकि जब हम कोई कहानी सुनाते हैं तो अक्सर वो पास्ट से ही होती हैं। तो ये भी हमारी कहानी जो है पास्ट में है, और आप देखेंगे कि इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारी सेकंड फॉर्म देखने को मिलेंगी। उसका रीज़न ये है कि जो स्टोरीज होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बताई जाती हैं, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक समय की बात है। एन ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़ा आदमी। वेंट, और ये गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट गया। टू किंग कश्यप राजा कश्यप के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी राजा कश्यप के पास गया। ही टुक विद हिम हिज टू सन्स हु वर ब्लाइंड। दोस्तों, ये जो वर्ड है टुक, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले जाना, और ये सेकंड फॉर्म है टुक। और विद हिम मतलब अपने साथ। तो क्या मतलब हुआ? ही टुक विद हिम हिज टू सन्स मतलब वह अपने साथ अपने दोनों बेटों को ले गया। हु वर ब्लाइंड। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी के कोई रेफरेंस देना चाहते हैं तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है, और इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। हु वर ब्लाइंड मतलब कि जो अंधे थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वह अपने दोनों बेटों को अपने साथ ले गया जो अंधे थे। चलिए आगे देखिए। ही सैड उसने कहा, ओ किंग मतलब कि राजा, आई हैव फॉलन इन टू बैड डेज। दोस्तों, ये जो आप हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और जो ये जो फॉलन है ये फॉल की थर्ड फॉर्म है। FALL फॉल मतलब होता है गिरना, और ये उसकी थर्ड फॉर्म है फॉलन। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई हैव फॉलन इन टू बैड डेज। तो इस लाइन का ये मतलब नहीं हुआ कि मैं बुरे दिनों में गिरा हूँ। इसका मतलब है कि आई हैव फॉलन इन टू बैड डेज मतलब कि मेरा मतलब मैं बुरे समय में चल रहा हूँ, या मेरा बुरा समय बुरे दिनों में मैं हूँ, या कह सकते हैं मैं बुरे दिनों में चला गया हूँ। एंड नीड अ लोन, और मुझे ज़रूरत है। अ लोन मतलब एक रकम की, एक लोन की ज़रूरत है। टू स्टार्ट अफ्रेश। स्टार्ट अफ्रेश का मतलब होता है दोबारा से, नए सिरे से किसी चीज़ को शुरू करना। मतलब दोबारा से अपने जीवन में शुरू करने के लिए मुझे एक लोन की ज़रूरत है, मतलब मुझे पैसों की, धन की आवश्यकता है। इफ़ यू विल लैंड मी 500 गोल्ड कॉइन्स। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। लैंड का मतलब होता है उधार देना, और जो इसकी स्पेलिंग है LEND, आप इसे नोट कर लीजिए। इसकी सेकंड फॉर्म होती है LENT, आप उसे भी नोट कर लीजिए। LENT सेकंड फॉर्म है, उसके अलावा वो थर्ड फॉर्म भी है। तो फिलहाल ये फर्स्ट फॉर्म है लैंड, जिसका मतलब होता है उधार देना। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इफ़ यू विल लैंड मी 500 गोल्ड कॉइन्स मतलब यदि आप मुझे
500 मतलब 500 गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के उधार दे दोगे, आई विल लीव बोथ माई सन्स विद यू। और लीव का मतलब होता है छोड़ देना। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है। जब हम फ्यूचर इंडेफिनेट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जैसा यहाँ पर किया गया है, LEAVE। लीव का मतलब होता है छोड़ना। और दोस्तों इसका एक और मतलब होता है, आप वो भी नोट कर सकते हैं, यदि आप इसको नाउन के रूप में मतलब संज्ञा के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा छुट्टी। लेकिन यहाँ पर इसको वर्ब के मतलब क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया और लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो आप इसके दोनों ही मतलबों को नोट कर लीजिए। लीव का मतलब छुट्टी भी होता है और साथ में लीव का मतलब छोड़ना, लेकिन यहाँ इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो उसने क्या कहा, आई विल लीव बोथ माई सन्स विद यू, मतलब मैं आपके पास अपने दोनों बेटों को छोड़ दूंगा। चलिए, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने उस व्यक्ति ने राजा से क्या कहा कि यदि आप मुझे 500 सोने के सिक्के उधार दे दोगे, आई विल लीव बोथ माई सन्स विद यू, मतलब मैं आपके पास अपने दोनों बेटों को छोड़ दूंगा। चलिए आगे देखिए, वेन आई रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना। वेन आई रिटर्न, और जब मैं वापस लौटूंगा, आई विल रीपे योर लोन। रीपे का मतलब होता है किसी चीज़ को चुकाना। आई विल रीपे योर लोन मतलब जो आपका लोन है, जो कर्जा है, वो उसको मैं चुका दूंगा जब मैं वापस लौटूंगा। एंड टेक बैक माई सन्स, टेक बैक का मतलब होता है वापस ले लेना। एंड टेक बैक माई सन्स, और अपने बेटों को वापस ले लूंगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से कहानी समझ आ गई होगी। जैसा वो जो व्यक्ति था वो राजा साहब के पास गया और उसने बताया कि मतलब कि मैं बुरे दिनों में पड़ गया हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो यदि आप मुझे 500 सोने के सिक्के उधार देंगे तो मैं अपने दोनों बेटों को आपके पास छोड़ दूंगा, और जब मैं वापस आऊँगा तो आपका लोन चुका दूंगा जो कर्जा है, और अपने दोनों बेटों को वापस ले लूँगा। द किंग आस्क्ड इन रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, द किंग आस्क्ड इन रिप्लाई मतलब राजा ने जवाब में पूछा। क्या पूछा, ऑफ वॉट यूज विल योर टू ब्लाइंड सन्स बी। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, ऑफ वॉट यूज विल योर टू ब्लाइंड सन्स बी, मतलब ये जो आपके दोनों अंधे बेटे हैं वो किस काम के हैं या किस काम के होंगे। चलिए आगे देखिए, टू दिस मतलब इस पर, द ओल्ड मैन रिप्लाइड, वो जो बूढ़ा आदमी था उसने जवाब दिया, द एल्डर सन इज एन एक्सीलेंट जज। उसने क्या का जवाब दिया, द एल्डर सन इज एन एक्सीलेंट जज ऑफ हॉर्सेस, कि जो बड़ा बेटा है वो क्या है, इज एन एक्सीलेंट जज मतलब वो बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा एक पारखी है। जज का मतलब होता है न्यायाधीश, और पारखी भी होता है। तो उसने क्या कहा कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो बहुत ही मतलब कि एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा एक पारखी है ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का। द यंगर ब्रदर, और जो छोटा भाई है, इज एक्सीलेंट वो बहुत ही अच्छा है, उत्कृष्ट है किस चीज़ में, एट वैल्यूइंग ज्वेल्स मतलब कि आभूषणों की वैल्यू लगाने में, उनका मूल्य लगाने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड प्रीशियस स्टोन्स, और महंगे जो कीमती मूल्यवान पत्थर होते हैं और जो वैल्यूएबल मूल्यवान ज्वेल्स होते हैं, रत्न होते हैं, उनका वैल्यू लगाने में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे देखिए, दे कैन टच एंड स्मेल एंड अराइव एट एक्यूरेट जजमेंट्स। क्या मतलब हुआ, दे कैन टच मतलब वह छू सकते हैं, एंड स्मेल और सूंघ सकते हैं, एंड अराइव एट एक्यूरेट जजमेंट। तो उसने क्या कहा कि वो छू सकते हैं और सूंघ सकते हैं, और वो एक जो एक्यूरेट, जो बिल्कुल उचित जजमेंट है, मतलब जो एक उचित जजमेंट है, एक तरह का जो न्याय है, उसके ऊपर वो आ सकते हैं। द किंग गेव द ओल्ड मैन द मनी, जो राजा था, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जो राजा था, गेव द ओल्ड मैन द मनी मतलब उसने बूढ़े आदमी को पैसे दे दिए, दैट ही हैड आस्क्ड फॉर, जो उसने मांगे थे। और दोस्तों यहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है, और हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन यदि आप आस्क के साथ फॉर भी जोड़ेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा मांगना। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया मांगना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द किंग गेव द ओल्ड मैन द मनी दैट ही हैड आस्क्ड फॉर, मतलब राजा ने बूढ़े आदमी को पैसे दे दिए जो उसने मांगे थे। चलिए आगे देखिए, वन डे अ मर्चेंट केम टू द किंग। वन डे अ मर्चेंट केम टू द किंग मतलब एक दिन एक व्यापारी राजा के पास आया, विद अ ब्यूटीफुल हॉर्स बहुत सुंदर घोड़े के साथ।
द किंग कॉल्ड द एल्डर ऑफ द ब्लाइंड ब्रदर्स। क्या मतलब हुआ द किंग कॉल्ड द एल्डर ऑफ द ब्लाइंड ब्रदर्स, मतलब जो राजा था उसने वो जो अंधे भाई थे, जो दोनों अंधे भाई थे उनमें से बड़े को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम, और उसको कहा, टू चेक, और उसको जांच करने के लिए या चेक करने के लिए कहा, द हॉर्स आउट। तो उसने क्या कहा, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द किंग कॉल्ड द एल्डर ऑफ द ब्लाइंड ब्रदर्स, मतलब राजा ने जो अंधे भाई थे उनमें से बड़े वाले को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम टू चेक द हॉर्स आउट, और उसने उस घोड़े की जांच करने को कहा, उसे चेक करने को कहा। द ब्लाइंड बॉय वॉकड ऑल अराउंड द हॉर्स, और वो जो ब्लाइंड मतलब जो अंधा लड़का था, वॉकड ऑल अराउंड द हॉर्स, वो घोड़े के आसपास घूमा, टचिंग द एनिमल, मतलब उस एनिमल को, उस जानवर को छूते हुए, इन वेरियस प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर। ही इवन स्मेल्ट द हॉर्स, और ये स्मेल की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है सूंघना। तो क्या मतलब हुआ, ही इवन स्मेल्ट द हॉर्स, मतलब यहाँ तक कि उसने घोड़े को सूंघा भी। मच टू द सरप्राइज ऑफ द मर्चेंट, और ये उस व्यापारी के लिए बहुत ही हैरानी की बात थी। एंड द ऑन लुकर्स का मतलब है देखने वाले, और देखने वालों के लिए बहुत हैरानी वाली बात थी। देन ही सेड, उसने कहा, द हॉर्स इज अ फाइन एनिमल। उसने क्या कहा कि जो हॉर्स है इज ए फाइन एनिमल, वो बहुत ही अच्छा पशु है, जानवर है। एंड वेरी फास्ट, और बहुत ज़्यादा तेज है। बट ही इज़ नॉट स्टेबल। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब आप वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि वर्तमान में, और जहाँ पर आप इज एम आर के साथ कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये एक छोटा सा सेंटेंस है और ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। तो क्या उसने क्या कहा, देन ही सेड द हॉर्स इज अ फाइन एनिमल एंड वेरी फास्ट, कि जो घोड़ा है बहुत अच्छा पशु है, एंड वेरी फास्ट, और बहुत ज़्यादा तेज है। बट ही इज़ नॉट स्टेबल, लेकिन ये और स्टेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्थिर। बट ही इज़ नॉट स्टेबल, लेकिन ये स्थिर नहीं है। एंड विल थ्रो द राइडर, और वो मतलब फेंक देगा द राइडर। राइडर का मतलब होता है चलाने वाला, जो उसका जो चलाने वाला होगा, जो घुड़सवार होगा, उसको फेंक देगा डाउन, नीचे फेंक देगा। एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, और दोस्तों आप इन दोनों वर्ड को नोट कर सकते हैं। स्लाइटेस्ट का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही कम, और प्रोवोकेशन का मतलब होता है उत्तेजना। तो उसने क्या कहा कि ये जो घोड़ा है वो स्टेबल नहीं, स्थिर नहीं है, और वो क्या करेगा, एंड विल थ्रो द राइडर डाउन, और वो जो घुड़सवार होगा, जो उसका चलाने वाला होगा, उसको नीचे फेंक देगा। एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, थोड़ी सी उत्तेजना पर। द किंग आस्क्ड एन एक्सपर्ट राइडर टू राइड, और आस्क का मतलब सिर्फ पूछना नहीं, आस्क का मतलब किसी को कुछ कहना भी होता है। तो उसने इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द किंग आस्क्ड द एक्सपर्ट राइडर टू राइड द हॉर्स। राजा ने एक अच्छे मतलब जो एक्सपर्ट जो राइडर था, जो बहुत ही एक कुशल घुड़सवार था, उसे कहा टू राइड द हॉर्स, घोड़े की सवारी करने को कहा। एज द राइडर रोड, और ये राइड की सेकंड फॉर्म में रोड, आप इसे नोट कर सकते हैं। एज द राइडर रोड, जैसा वो घुड़सवार था उसने उसे रोड किया, मतलब चलाया। द हॉर्स, घोड़े को चलाया, उसको मतलब उसकी सवारी की। ही डग हिज स्पर्स, उसने जो उसके स्पर्स थे, जो उसके कंठ थे, उसको दबाया। इनटू द हॉर्सेस साइड्स, घोड़े की तरफ। द हॉर्स रियर्ड अप, रियर का मतलब होता है ऊपर उठना। द हॉर्स रियर्ड अप, जो घोड़ा था वो ऊपर उठा। एंड थ्रू द राइडर डाउन, और उसने उस राइडर को, उस सवार को नीचे फेंक दिया। एंड किक्ड हिम, और उसे लात मारी। चलिए आगे देखिए। द किंग ऑन सीइंग, जो राजा था ये देखकर, रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, दैट द ब्लाइंड ब्रदर वॉज राइट, कि जो अंधा जो ब्रदर भाई था वो बिल्कुल ठीक था, सही था। ही डिसाइडेड नॉट टू बाय द हॉर्स, और उसने तय किया, नॉट टू बाय द हॉर्स मतलब उसने तय किया वो घोड़े को नहीं मतलब घोड़ा उस ही डिसाइडेड नॉट टू बाय द हॉर्स, और उसने घोड़े को ना खरीदने का फैसला किया। चलिए आगे देखिए। येट अगेन मतलब फिर दोबारा। आ रेपुटेड ज्वेलर केम, रेपुटेड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, कोई नामी व्यक्ति, उसे रेपुटेड कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, येट अगेन फिर दोबारा। अ रेपुटेड ज्वेलर केम टू द किंग, मतलब एक जो प्रतिष्ठित ज्वेलर था, सुनार था, आभूषण बनाने वाला, केम टू द किंग, वो राजा के पास आया। विद अ लार्ज रूबी, एक बड़े रूबी, रूबी का मतलब है माणिक, एक तरह का पत्थर होता है। एक लार्ज रूबी के साथ आया, बड़े माणिक के साथ। द किंग कॉल्ड द यंगर ब्रदर, जो राजा था उसने बुलाया द यंगर ब्रदर, छोटे भाई को। ही हेल्ड द रूबी इन हिज हैंड, और ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है पकड़ना। ही हेल्ड द रूबी इन हिज हैंड्स, उसने। एंड फेल्ट इट कट्स, मतलब उसने
उस रूबी को, उस माणिक को अपने हाथों में पकड़ा एंड फेल्ट इट कट्स, और उसके जो कट्स थे उनको उसने महसूस किया। देन ही टर्न टू द किंग, फिर वो राजा की तरफ पलटा एंड सैड, और कहा योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, द रूबी विल ब्रिंग बैड लक विद इट। तो उसने क्या कहा, द रूबी विल ब्रिंग बैड लक, मतलब ये जो माणिक है विल ब्रिंग बैड लक, वो एक बुरा मतलब कि बुरा भाग्य लाएगा, विद इट अपने साथ। इन एवरी हाउस इट हैज़ एंटर्ड, मतलब इन एवरी हाउस इट हैज़ एंटर्ड मतलब जिस हर घर में इट हैज़ एंटर्ड मतलब जिसमें भी इसने प्रवेश किया है। देयर हैज़ बीन अ डेथ मतलब वहाँ एक मौत हुई है। इवन द ज्वेलर हैज़ जस्ट लॉस्ट अ ब्रदर, क्या मतलब वो इवन द ज्वेलर, यहाँ मतलब यहाँ तक कि जो ज्वेलर है, ये जो आभूषण वाला है, हैज़ जस्ट लॉस्ट ए ब्रदर, उसने मतलब हाल ही में, जस्ट मतलब अभी फ़िलहाल में ही, लॉस्ट ए ब्रदर अपने एक भाई को खोया है। ऑन हियरिंग हिम मतलब ये सुनकर, द ज्वेलर एक्सेप्टेड, जो ज्वेलर था, जो आभूषण वाला था, एक्सेप्टेड उसने स्वीकार कर लिया, एंड वेंट हिज वे, और वो अपने रास्ते पर चला गया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम डेज मतलब कुछ दिनों के बाद, द ओल्ड मैन रिटर्न, जो बूढ़ा आदमी था वो वापस लौटा, विद द मनी पैसों पैसों के साथ। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उससे पूछा, वॉट आर यू गुड एट मतलब आप किस चीज़ में अच्छे हो। टू दिस इस पर, द ओल्ड मैन सैड वो जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, आई एम गुड एट जजिंग अ मैंस बैकग्राउंड एंड करेक्टर। उसने क्या कहा, आई एम गुड एट जजिंग अ मैंस, और दोस्तों यहाँ मैन के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है काके की। तो उसका क्या मतलब हुआ कि आई एम गुड एट जजिंग अ मैंस बैकग्राउंड एंड करेक्टर, मतलब मैं एक आदमी के जो बैकग्राउंड है मतलब जो उसकी पृष्ठभूमि है और जो उसका चरित्र है उसको जज कर पाने में मतलब उसकी परख करने में अच्छा हूँ। द किंग देन आस्क्ड फिर राजा ने पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ। उसने क्या कहा, टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ मतलब कुछ मेरे बारे में बताओ। द ओल्ड मैंस पावर्स हैड टोल्ड हिम, और यहाँ भी एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब है काके की। तो क्या मतलब हुआ, द ओल्ड मैंस पावर्स हैड टोल्ड हिम, कि जो बूढ़े आदमी की जो पावर्स थी, शक्तियाँ थी, हैड टोल्ड हिम उसने उसे बता दिया था, दैट की द किंग्स एंसेस्टर्स हैड बीन बूचर्स। तो जो उसके बूढ़े आदमी की जो शक्तियाँ थी उसने उसे बता दिया था कि जो राजा के जो पूर्वज थे, किंग्स एंसेस्टर हैड बीन बूचर्स, वो कसाई रहे थे मतलब कसाई थे। सो इसलिए सो हैड नो क्वेम्स ऑफ पुटिंग पीपल टू डेथ, इसलिए क्वेम्स का मतलब था पछतावा, उन्हें कोई तरह किसी भी तरह का पछतावा नहीं था। ऑफ पुटिंग पीपल टू डेथ मतलब लोगों को मौत की सज़ा देने का या मारने का। द ओल्ड मैन टोल्ड द किंग बूढ़े आदमी ने राजा को बताया, यू आर अ बूचर एट हार्ट, क्या मतलब है यू आर ए बूचर एट हार्ट मतलब दिल से आप एक, यू आर ए बूचर एट हार्ट मतलब हृदय से दिल से आप एक कसाई हो। द किंग वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आग बबूला हो जाना, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना। तो क्या मतलब हुआ, द किंग वॉज फ्यूरियस, जो राजा था वो आग बबूला था, बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया। एंड ऑर्डर्ड और उसने आदेश दिया, दैट द ओल्ड मैन एंड हिज सन्स टू बी हेडेड, उसने क्या आदेश दिया कि जो बूढ़ा आदमी है और उसके जो बेटे हैं बी हेडेड, उनका उनका सर काट दिया जाए, उनका सर कलम कर दिया जाए। चलिए आगे देखिए। बेताल सेड, बेताल ने कहा, टेल मी ओ किंग मतलब राजा मुझे बताओ। टेल मी ओ किंग विक्रम मतलब राजा विक्रम मुझे बताओ। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द ओल्ड मैन एंड हिज चिल्ड्रन, उसने क्या कहा, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल मतलब कि कौन उत्तरदायी था या कौन जिम्मेदार था, फॉर द डेथ ऑफ द ओल्ड मैन एंड हिज चिल्ड्रन मतलब उस बूढ़े आदमी और उसके बच्चों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार था, ऐसा उसने पूछा, बेताल ने विक्रम से पूछा। किंग विक्रम आंसर्ड, जो राजा विक्रम थे उन्होंने आंसर किया, जवाब दिया, द किंग वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस, कि जो राजा था वो जिम्मेदार नहीं था फॉर हिज एक्शंस, अपने काम के लिए, इस कृत्य के लिए, कामों के लिए वो जिम्मेदार नहीं था। ही एक्टेड बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड, और उसने एक्ट किया मतलब उसने काम किया, कृत्य किया, बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड अपनी पृष्ठभूमि के कारण। ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, द ओल्ड मैन वॉज फुलिश, जो बूढ़ा आदमी था वो मूर्ख था। टू रिवील, रिवील का मतलब था जाहिर करना, कुछ बताना, और मतलब जो बूढ़ा आदमी था वो फुलिश था, बेवकूफ़ था। टू रिवील इस बात को बताने में या जाहिर करने में, टू द किंग राजा को, हिज करेक्टर उसकी चरित्र के बारे में, सो ब्लंटली इतने स्पष्ट रूप से मतलब इतने खुले खुले रूप से बताने के लिए जो बूढ़ा आदमी था वो जिम्मे मतलब कि मूर्ख था कि उसने उस राजा को उसके करेक्टर के, उस चरित्र के बारे में इतना ब्लंटली मतलब इतना मुखर रूप से
इतना स्पष्ट रूप से बताया। सो इट वॉज द ओल्ड मैन्स फुलिशनेस, इसलिए ये बूढ़े आदमी की बेवकूफ़ी थी। दैट कॉज्ड देयर डेथ, जो उनकी मृत्यु का कारण बनी। चलिए आगे देखिए। बेताल वॉज डिलाइटेड विद हिज आंसर, और डिलाइटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, प्रसन्न होना। तो क्या मतलब हुआ? बेताल वॉज डिलाइटेड विद हिज आंसर, मतलब बेताल उसके जवाब से बहुत खुश था। बट लेकिन सिंस किंग विक्रम हैड स्पोकन, लेकिन जो राजा विक्रम थे उन्होंने बोला था, मतलब हैड स्पोकन, वो बोले थे। ही अगेन टुक ऑफ, वो दोबारा से मतलब कि उड़ गया। टुक ऑफ मतलब कि वहाँ से उड़ गया। एंड वेंट बैक टू द बनियान ट्री, और उस बरगद के पेड़ पर वापस चला गया। किंग विक्रम फॉलोड हिम, जो कि राजा विक्रम थे उन्होंने उसका पीछा किया बैक टू द ट्री, उस पेड़ के पास। बैक टू द ट्री टू रिज्यूम हिज टास्क, रिज्यूम का मतलब होता है शुरू करना, टू रिज्यूम अपने काम को शुरू, टू रिज्यूम हिज टास्क अपने जो उनका टास्क था, जो उनका काम था उसे पूरा करने के लिए उन्होंने भी उसका पीछा किया। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज की स्टोरी में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।